जब भी महंगाई बढ़ती है उसके साथ वेतन कितनी बढ़ी ये देखना है। मतलब महंगाई कितनी बढ़ गई, कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया लास्ट सैलरी बढ़ने के बाद, और आज भी आप कितना लोगों को पैसा दे रहे हैं, इस पे हर एक चीज़ आपकी डिपेंड करती है। आपका पैसा, आपकी सैलरी किस पे डिपेंड करती है? आपके खर्चे पर। तो आपका जितना ज़्यादा खर्चा होगा आपकी सैलरी उतनी बढ़नी चाहिए। अगर आपकी सैलरी उस लेवल पे नहीं बढ़ रही और महंगाई उस लेवल पे बढ़ गई तो क्या होगा? आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को बढ़ा लें। अगर हम अपनी चीज़ों को बढ़ा लेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ होंगे। अगर हम अपनी चीज़ों को नहीं बढ़ा पाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। भाई व्यापारी क्या करता है? जब चीज़ें बढ़ती हैं तो महंगाई ले आता है। ऑल दो एजुकेशन में ऐसा नहीं होता, एजुकेशन तो सस्ती हो गई। जब खर्चा बढ़ा, महंगाई बढ़ी तो एजुकेशन सस्ती हो गई, इसीलिए टीचर अब क्या एजुकेशन छोड़ रहे। कुछ बड़े नाम हैं जो टिक पाएंगे, बाकी मार्केट में आपको बता दें, जब खर्चे बढ़े तो हमने मार्केट में पैसा नहीं बढ़ाया। जब हमने पैसा नहीं बढ़ाया तो एक लॉस हमें क्या हुआ? हमें सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि हम इन चीज़ों को अब रेगुलेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका खर्चा बढ़ गया और आपकी फ़ीस घटती चली गई, क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऑनलाइन आ गए जो बहुत सस्ता पढ़ाने लगे। भाई 200, 400, 500 में अगर कोई टीचर पूरा कोर्स दे रहा है तो फिर जो ऑफलाइन इस सेटअप बना के सैलरी दे के स्टाफ को रख के काम कर रहे हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाए। तो अब क्या हो गया? टीचर्स को भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई के साथ सरकारी मुलाजिम की तो सैलरी बढ़ जाती है पर टीचरों की फ़ीस नहीं बढ़ती। बच्चे चाहते हैं कि टीचर और सस्ता पढ़ाएं और सस्ता पढ़ाएं और सस्ता पढ़ाएं, बट कभी आपने सोचा है अगर टीचर बहुत सस्ता पढ़ाने लगेगा तो अपना घर कैसे चलाएगा? एग्जाम्पल देता हूँ, दूध मेरे लिए 15 रुपये लीटर नहीं है, दूध मेरे लिए भी 76 रुपये लीटर ही है। आपके स्कूल की जितनी फीस जाती होगी मेरी बेटी की भी स्कूल की उतनी फीस जाएगी। बिजली का बिल मेरे लिए भी महंगा है, गाड़ी का तेल मेरे लिए भी महंगा है, गेहूं आटा दाल चावल मेरे लिए भी महंगे, तो मेरे लिए सस्ता क्या है? कुछ भी नहीं। फिर भी अगर एक बच्चा अपेक्षा करता है कि मैं फ़ीस कम कर दूं तो कहाँ से सर्वाइव करूँ और कैसे अपनी चीज़ों को रेगुलेट करूँगा? इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो महंगाई भत्ता क्या करता है? सरकार को ये समझाता है कि भाई जो आप मुलाजिम को अभी तक सैलरी दे रहे हैं वो बहुत कम है, उसको प्लीज़ बढ़ा दीजिए। अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसीलिए 8वां वेतन आयोग लाया गया है जिसमें जो पेंशन भोगी हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, मतलब उनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी, बाकी लोगों के डेटा को बढ़ाया जाएगा और काफ़ी बेसिक काम उसमें किए जाएंगे। तो ये सैलरी घटाना बढ़ाना जो है ये एक लॉजिक होता है, इस चीज़ को करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या हम इसे प्रॉपर मैनर में कर पाएंगे? क्या ये चीज़ें हमारे काम आएंगी? इनको समझना है। तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और अंशकालिक सदस्य थे प्रोफेसर पुलक घोष IIM बेंगलोर से, और सदस्य सचिव थे पंकज जैन जो पेट्रोलियम सचिव भी थे। क्या है वेतन आयोग? वेतन आयोग क्या 10 साल में कर्मचारियों के पेंशन और वेतन को संशोधित करता है। 7वां ऐसा आयोग बनाया गया, 8वां इस वर्ष जनवरी में घोषित किया गया। इसमें क्या होता है? ये देखा जाता है कि भाई कितनी सैलरी आप दे रहे हो, क्या आप दे रहे हो, आने वाले टाइम पे उसमें कितनी महंगाई आएगी, उसमें कितनी चीज़ें बढ़ेंगी, क्या उस रेगुलेशन को हम टैकल कर पाएंगे, क्या उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या उसको सही करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जोड़ के देखा जाता है। ठीक, तो ये वेतन आयोग आता है। वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाती है कि भाई जो कल्याण योजनाएं हैं, जो वेतन दी जा रही है वो सही तरीके से दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, क्या उसमें कोई समस्या है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, क्या उनको हम सही कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपके लिए देखा जाता है। अगर इन चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको पेंशन की समीक्षा करके उसको बढ़ाने घटाने का लाभ मिलता है और आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो घटाई तो जाती नहीं, बढ़ाई जाती है। राज्य सरकारों पर प्रभाव क्या आता है? जब ये बढ़ाते हैं तो वो अब उन सिफारिशों को राज्य सरकार डिलेट से अपना लेती है। हर एक राज्य भी उस हिसाब से वेतन बढ़ा देता है। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं के फंड पर भी विचार किया जाता है कि उनको बढ़ाया जाए। पुरानी पेंशन योजना जो थी 2004 से पहले जो थी 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के बाद कर्मचारी को बाजार आधारित मिलता है। तो एकीकृत पेंशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी है, न्यूनतम पेंशन उसकी 10,000 है और 25 साल के बाद वो क्या करेगा? पूर्ण पेंशन सुनिश्चित कर सकता है। जो पुरानी पेंशन है, जो उसकी सैलरी है, मान लीजिए कि 40,000 सैलरी है, तो जब वो रिटायर होगा तो उसको आधी पेंशन मिलेगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगी। अब जैसे होता है एक SI जो 2009 में रिटायर हुआ उसकी सैलरी 76,000 थी सीनियर की, तो उसकी पेंशन बढ़ी 30,000। जो आज रिटायर होगा उसकी सैलरी 2.5 लाख है तो उसकी पेंशन बनेगी 1,25,000। तो ये सोली डिपेंड करता है आप किस तरह से काम करते हैं। अब क्रियान्वयन का समय रेखा सिफारिशें हैं, अप्रैल 2027 में घोषणा की उम्मीद है। प्रभावी तिथि इसकी 1 जनवरी 2026 में प्रभाव होगा। बकाया भुगतान जो होगा वो इसी के साथ किया जाएगा।
8वां वेतन आयोग 19 महीने और छठे वेतन आयोग के 32 महीने इंतजार किया था। 5वें वेतन आयोग का 19 महीने और छठे का 32 महीने इंतजार किया था। 7वां 6 महीने के भीतर लागू हो गया था। अभी देखते हैं ये वाला वेतन आयोग कितना अच्छा होता है। अब फिटमेंट का गुणक है कि ये कारक है 2.57, जिसका अर्थ है मूल वेतन के पिछले स्तर में 2.57% बढ़ोतरी कर दी जाए। तो ये बढ़ोतरी की जाएगी, इनको लाभ होगा। ठीक है। और पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया जाए। चिकित्सा का लाभ दिया जाए। सेवानिवृत्त को वर्तमान में 3,000 प्रतिमाह मिलता है और पेंशन भोगी को 20,000 तक बढ़ाना चाहते हैं। जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनकी पेंशन को और बढ़ाया जाए, अस्पताल के कवरेज को बढ़ाया जाए। अब 7 लाख करोड़ का अनुमानित व्यय है, अगर इसको हम लाते हैं। 7वें वेतन आयोग में 23.55% की वृद्धि हुई थी। 1.02 लाख करोड़ का खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। अब इसमें सैलरी का एग्जाम्पल देखिए, जो सैलरी पहले आपको मिलती थी 18,000 56,000 से ऊपर हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको लाभ देता हुआ दिखता है। यहाँ तक कोई डाउट?